Welcome back students to the lesson number 11 of Animal Taxonomy, Phylogeny and Organization. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि सिमेट्रीज कितनी किस्म की होती हैं और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, तो जो कि 3 किस्म की थी, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल। आज हमारा जो लेक्चर है वो है यूनिसेलुलर कॉलोनियल एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अब इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में कितनी लेयर्स हैं या उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, आज हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं द यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि साइटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। देखिए, यूनी मीन एक एंड सेलुलर मतलब सेल्स पर जो मुश्तमिल हो, वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल पर मुश्तमिल हों वो यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी this level of organization is they are made up of single cell only. And what are the examples of the single cells organisms? हम यहाँ पर देख रहे हैं अमेबा एक बना हुआ है, एक यूग्लेना है और एक पैरामीशियम है, और ये सारे एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। अमेबा में देख लें तो इसमें जो कि इस सेल के अंदर सारे वो ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि एक पूरी ज़िंदगी इस गुजारने के लिए इसके लिए काफ़ी होते हैं। इसी तरह एक ही सेल पर ये मुश्तमिल ऑर्गेनिजम्स, इनमें वो सारे फीचर्स होते हैं जो कि किसी शिकार को पकड़ने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए और वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल आउट करने के लिए, सब में वो सारे फीचर्स, वो सारे जो हैं स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स भी इसी में आ जाते हैं और वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हम एग्जांपल लेते हैं वॉलवॉक्स कॉलोनी की। ये डायग्राम मैंने आपको दिखाई है वॉलवॉक्स कॉलोनी की। वॉलवॉक्स कॉलोनी में जो वॉलवॉक्सेस होते हैं वो एक दूसरे के करीब रहते हैं और एक इनमें कुछ थोड़ा सा ही कोऑर्डिनेशन होता है और इंटरडिपेंडेंस भी इनमें होती है, लेकिन कम बहुत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि दे हैव लिटिल इंटरडिपेंडेंस एंड लिटिल कोऑर्डिनेशन। So why they are not included in the multicellular organization, or why they are not taken as a tissue? क्योंकि इनमें जो इंटरडिपेंडेंस है वो कम है और इनमें जो कोऑर्डिनेशन है वो भी कम है। जबकि अगर हम किसी टिश्यू की बात करें तो उनमें जो सेल्स होते हैं वो टोटली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और वो कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो इनमें जो थोड़ी सी हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो वो कौन सा कोऑर्डिनेशन में होता है कि इनमें कुछ सेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव होते हैं, कुछ सेल्स कैप्चरिंग होते हैं, मतलब कि प्रे कैप्चरिंग होते हैं। बस ये थोड़ा सा इनमें कोऑर्डिनेशन होता है। इनमें वो कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं होता जो कि हम टिश्यू लेवल की बात करें या फिर हम किसी मल्टी सेलुलरिटी की बात करें। तो ये था हमारा यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है वो है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनकी बॉडी 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ 2 जर्म लेयर्स। और ये जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। डिप्लोस मीन 2 फोल्ड्स एंड ब्लास्टी मीन 2 स्प्राउट। स्प्राउट का मतलब वैसे तो होता है कोई किसी बर्ड का बनना, किसी बर्ड का बनना या किसी चीज़ का उभर आना बाहर की तरफ। तो इसी तरह यहाँ पर चूँकि 2 लेयर्स बनती हैं इसलिए हम इसे भी ब्लास्ट में ही स्प्राउट ही कहते हैं, डिप्लोस एंड ब्लास्ट। सबसे पहली लेयर जो है वो कौन सी है? अपर लेयर जो इसमें मौजूद है वो है एक्टोडर्म। ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। एक्टोज मीन आउटसाइड एंड डर्म मीन स्किन, 2 वर्ड से लिया गया है। और ये मौजूद कहाँ पर होती है? इस डायग्राम में आपको ब्लू कलर में ये जो बाहर वाली लेयर नज़र आ रही है और उसमें सेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो दरमियान में डॉट्स लगे हुए हैं ये सेल्स के न्यूक्लियस हैं। इसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। और जबकि दूसरी लेयर वो होती है एंडोडर्म। ग्रीक लैंग्वेज से ही ये वर्ड लिया गया है। एंडो मीन विद इन और डर्म मीन स्किन। ये हो गई एंडोडर्म। अब इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक और चीज़ मौजूद है जो कि ये पिंक कलर में आपको नज़र आ रही है। ये मोस्टली वाटर होता है और कुछ प्रोटीन मालिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे मिजोग्लिया अगर इसमें कोई सेल्स मौजूद ना हो, ओनली वाटर हो
और सिर्फ इसमें मौजूद हों कुछ फाइब्रस या प्रोटीन मालिक्यूल्स जो कि ज़रूरी होते हैं इन ऑर्गेनिज़म्स की डेवलपमेंट के लिए, इन ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ के लिए। और दूसरे नंबर पे आज अगर हम इसे मीज़न कायमा हम कब कहते हैं, इसे मीज़न कायमा हम तब कहेंगे जब ये सेलुलर स्ट्रक्चर हो, जब इसमें मौजूद हों सेल्स। लेकिन मोस्टली ये मिज़ोग्लिया ही होता है मीज़न कायमा, कुछ ऑर्गेनिज़म में ये मीज़न कायमा भी मौजूद होता है। मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर है, उसे कहीं पर हम मिज़ोग्लिया कह रहे हैं अगर उसमें सेल्स मौजूद नहीं हैं, और कहीं पर उसे हम मीज़न कायमा कह रहे हैं जहाँ पर उसमें सेल्स मौजूद हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे मिज़ोग्लिया और मीज़न कायमा। अब जो एक्टोडर्म लेयर है वो बनाती है एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस, एपी का मतलब भी अपर आउटर सरफेस ही होता है, जैसे कि एक्टो का मतलब होता है आउटर लेयर, इसी तरह एपी का मतलब भी होता है आउटर साइड। मतलब वो स्किन जो कि आउटर साइड पर मौजूद होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, वो लेयर जो आउटर साइड पर मौजूद हो, और ये बनाती है बॉडी वॉल। सिंपल है कि अगर वो आउटर साइड पर मौजूद है तो वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी वॉल या उसकी स्किन या वो लेयर जो कि इस ऑर्गेनिज्म को कवर कर रही है वही बनाएगी। जबकि अगर हम एंडोडर्म की बात करें तो ये गैस्ट्रोडर्मिस को बनाती है। गैस्ट्रोडर्मिस एक ऐसी लेयर होती है जो कि नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रही होती है। द लाइंस ऑफ द गट कैविटी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है द टिश्यू दैट लाइंस द गट कैविटी। मतलब कि वो जो लेयर है गैस्ट्रोडर्मिस ये बनाती है फिर आगे डाइजेस्टिव सिस्टम को बना के, गट कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम को ही कहते हैं, जिसम के खुराक उन ऑर्गेनिजम्स की हजम होती है। अब जो एक्टोडर्म है उसमें सेल्स कौन से मौजूद होते हैं, इसमें एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। एपी मैंने आपको बताया कि एपी लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब होता है ऊपर वाली। यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सेल्स जो कि अपर लेयर वाले होते हैं वो सेल्स, और मस्कुलर सेल्स होते हैं। और मतलब कि एपिडर्मिस जो स्किन के साथ मसल्स जुड़े होते हैं वो भी एक्टोडर्म ही बनाती है, और मस्कुलर सेल्स वो इसी में आ जाएंगे, मतलब मसल्स बनाने वाले सेल्स। और जबकि अगर हम एंडोडर्म की बात करें तो इसमें न्यूट्रिटिव और डाइजेस्टिव सेल्स आ जाते हैं। न्यूट्रिटिव या डाइजेस्टिव सेल्स किस लिए आएंगे, जो खुराक ये ऑर्गेनिजम्स खाते हैं उसको हज़म करने के लिए डाइजेस्टिव सेल्स की ज़रूरत होती है जो कि उसकी ब्रेक डाउन कर सकें और उसको हज़म कर सकें, तो वो न्यूट्रिटिव या डाइजेस्टिव सेल्स इधर मौजूद होते हैं। जबकि और इसमें इन सेल्स के अलावा मस्कुलर सेल्स भी मौजूद होते हैं जो कि उस डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब एक पेरिस्टाल्सिस हो रही है या दूसरे कोई डाइजेशन के लिहाज से वो जो, और मतलब कि वो जो डाइजेशन के लिहाज से और सेल्स की ज़रूरत है या डाइजेशन के लिहाज से वो पेरिस्टाल्सिस की ज़रूरत है, उसको कैरी आउट करने के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है, तो वो जो है मस्कुलर सेल्स बनाते हैं। ये तो होगी हमारे डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि दो लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है। और इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, फाइलम टीनोफोरा और फाइलम निडेरिया के ऑर्गेनिजम्स इसमें आ जाते हैं। ये जो जेलीफिश आपको यहाँ पर मैंने दिखाई है ये फाइलम निडेरिया से ताल्लुक़ रखती है। पहले जो है फाइलम निडेरिया और फाइलम टीनोफोरा को एक ही ग्रुप में रखा जाता था या एक ही फाइलम में रखा जाता था जो कि हम पढ़ते थे सिलेंटीरेटा। लेकिन बाद में इनमें मौजूद ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस की बुनियाद पर, मतलब वो प्रे में एक मेजर डिफरेंस है कि वो शिकार मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, उसमें डिफरेंस की बुनियाद पर इन्हें अलग-अलग फाइलम में रख दिया गया। पहला फाइलम जो बनाया गया वो है निडेरिया, दूसरा फाइलम टीनोफोरा बनाया गया। ये फाइलम निडेरिया से ताल्लुक़ रखने वाली जेलीफिश है जिसमें कि अपर लेयर मैंने आपको बताई थी कि क्या होती है, एक्टोडर्म, वो दिखाई गई है। फिर इनर लेयर एंडोडर्म है। एंडोडर्म के अंदर ये गट कैविटी हो जाएगी, माउथ हो गया ये या एनस, क्योंकि इनमें अलग-अलग नहीं होते तो एक ही साइड को हम माउथ और एनस कह रहे हैं। और यहाँ पर मेजोग्लिया इसे कहा गया, मतलब ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ वाटर और फाइब्रस या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कोई सेल्स मौजूद नहीं हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन तक था वो हुआ ख़त्म। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो जिनमें 3 लेयर्स मौजूद होती हैं, ट्राई मतलब 3, ट्रिप्लो। अब आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप इधर कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी ये मैं अपलोड कर दूंगा इस URL पे। सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे। थैंक यू।